दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार चल रही होगी, जबरदस्त तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि 2024 में नौकरी लेकर के मानेंगे। अब ठान लिया है कि अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। अब ठान लिया है कि अपने घर के हालात को बदलना है। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके की कंप्लीट थ्योरी, जो हमारे इस चैनल पर कवर करवा रहे थे हम। उसके अंतर्गत हमने राजस्थान जीके के कई चैप्टरों को अपने कंप्लीट किया है। अभी प्रेजेंट टाइम में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंतर्गत हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी। भौतिक प्रदेश और भौतिक प्रदेशों को सामान्य दृष्टि से हमने 4 भागों में बांटा था। 4 भाग कौन कौन से थे? तो वो थे अपन के, एक तो था मरुस्थल, अरावली, पूरी मैदान और हाड़ौती का पठार। हमने फर्स्ट हेडिंग डाली थी मरुस्थल, और मरुस्थल के अंतर्गत हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में। लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की हेडिंग रहने वाली है मरुस्थल है। थार के मरुस्थल के अंतर्गत जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन चीज़ों के बारे में अपन क्या करने वाले हैं, मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में डिस्कस। तो आज की हेडिंग लगा लीजिए। तो हेडिंग क्या रहने वाली है? तो वो हो जाएगी मरुस्थल से संबंधित, मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो काफ़ी चीज़ें तो हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ और पॉइंट हैं जिनके बारे में चर्चा करना भी बाकी है। चलिए दोस्तों, तो पेडिंग हेडिंग हो जाएगी, पहली हेडिंग हो जाएगी हमारी। तो वो रहने वाली है क्या? तो वो हो जाएगी ताट या रण। क्या रहने वाली है? ताट या रण। ताट या रण किसे कहते हैं? तो वो अपन चीज़ें चर्चा करेंगे अभी। ताट ऑब्लिक रण। ताट और रण दोनों एक ही वर्ड है। कभी ताट दे देता है एग्जाम में, तो कभी रण दे देता है, ठीक है। तो मरुस्थल में क्या होता है कि दलदलिया इलाका होता ना, उसी को बोलते हैं ताट या रण। तो मरुस्थल में स्थायी रूप से दलदलीय, लवणीय और अनुपजाऊ, उपजाऊ मतलब वहाँ पर क्या होती है, कृषि कार्य नहीं होता है और वो क्या बंजर भूमि के रूप में पड़ी रहती है। तो अनुपजाऊ जलीय क्षेत्र को, वहाँ पे क्या पानी की मात्रा भी पाई जाती है, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? ताट या रण कहते हैं। किस प्रकार से? जैसे कि माना कि कोई ये जगह है, ठीक है। तो इस जगह के अंतर्गत क्या होता है कि ये इधर की साइड में मिट्टी है, ये मिट्टी वाला इलाका है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि लंबे समय के बाद में, और यहाँ पर ये नीचा एरिया है और इस जगह पे क्या है, मिट्टी जमा हो जाती है आकर के। यहाँ पर क्या हो जाती है, मिट्टी जमा हो जाती है यहाँ पर आकर के। और मिट्टी जमा होने के साथ साथ में यहाँ पर क्या होता है, पेड़ों के पत्ते वत्ते गल से सल जाते हैं, लवणीय लवणता आ जाती है यहाँ पे गल सल के में, ठीक है। क्या हो जाते हैं, लवणीय आ जाते हैं। और यहाँ पर उपजाऊ भूमि तो है नहीं, ये तो अनुपजाऊ वैसे ही नॉर्मली हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, दलदल का निर्माण हो जाता है। ये लंबे समय के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, दलदल का निर्माण हो जाता है इस जगह पे। और जब दलदल का निर्माण होता है तो इसी प्रकार से इसको अपन बोलते हैं ताट या रण। क्या बोलते हैं? स्थायी रूप से लंबे समय के बाद अनुपजाऊ भूमि में, और क्या हो जाता है, दलदल पैदा हो जाता है, लवणीयता आ जाती है और जलीय क्षेत्र भी क्या है इसके, और पास में जल की भी मात्रा इकट्ठी हो जाती है। तो ये हो जाता है दलदल। दलदल के अंतर्गत जैसे अपन दलदल पर खड़े होते हैं ना, तो जितना हलेंगे वो अंदर उसमें इतना ही फंसते जाएंगे, तो वो होता है दलदल, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, अपन ताट रण बोल सकते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए स्थायी, यहाँ पर किसी प्रकार का फेरबदल नहीं होना चाहिए, मिट्टी हटाना या कुछ भी चीज़ खुदाई खुदाई का, ठीक है। दूसरी बात इसमें होनी चाहिए लवणीयता, लवणीय होना चाहिए। लवणीय के साथ साथ में ये क्या होना चाहिए, दलदलीय, दलदली होना चाहिए। दलदली के साथ में ये क्या होनी चाहिए, अनुपजाऊ। जब ये चारों विशेषताएं अगर जिस स्थान के बारे में पाई जाती हैं, तो जिस स्थान के बारे में चारों विशेषताएं पाई जाती हैं उसको बोलते हैं अपन ताट या रण, ठीक है। चारों को होना कंपलसरी है। अपन इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा के अंतर्गत अपन क्या लिखने वाले हैं, मरुस्थल में, मरुस्थल, मरुस्थल में
स्थाई, दलदली, लवणीय। मरुस्थल में दलदलीय, लवणीय एवं अनुपजाऊ, अनुपजाऊ। इसके अलावा कौन सी हो जाएगी? अनुपजाऊ। और जलीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? जलीय क्षेत्र मतलब जल की भी वहां पर क्या होनी चाहिए? मात्रा होनी चाहिए। जलीय क्षेत्र को ताट या रण कहा जाता है। तो मरुस्थल में स्थायी, दलदलीय, लवणीय और अनुपजाऊ जलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ताट या रण कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? चलिए दोस्तों, इसके अलावा अपन बात करें कि राजस्थान के अंतर्गत ताट या रण कहां कहां पर उपलब्ध हैं। ठीक है, तो राजस्थान के प्रमुख ताट या रण क्या हो जाएंगे? राजस्थान के प्रमुख, राजस्थान के प्रमुख ताट या रण, ताट या रण। तो राजस्थान के प्रमुख ताट या रण हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अपन देखते हैं कि ये राजस्थान का मैप है। क्या है ये? राजस्थान का मैप। और हम पढ़ रहे हैं मरुस्थल, तो मरुस्थल वाले क्षेत्र का ही अपन मैप बनाने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये है राजस्थान का मैप। और राजस्थान के मैप के अंतर्गत हम मरुस्थलीय वाले क्षेत्र के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है आपका मरुस्थलीय वाला एरिया। तो ये मरुस्थलीय वाला एरिया है, इसके अंतर्गत आपने एक जिला पड़ेगा जिसका नाम है चूरू। कौन सा हो जाएगा? इस जगह पे कौन सा जिला है? तो वो जिला हो जाएगा कौन सा? तो वो रहने वाला है चूरू। कौन सा जिला हो जाएगा? तो चूरू जिला। तो चूरू जिला है, उस जिले के बारे में बात करते हैं। तो चूरू जिले में कौन कौन से वो पड़ते हैं? ये हो जाएगा चूरू। और चूरू के अंतर्गत दो वो पड़ते हैं, ताट या रण। तो चूरू के अंतर्गत कौन कौन से पड़ते हैं? तो एक हो जाएगा ताल छापर। क्या है? ताल छापर अभ्यारण्य भी है ये ताल छापर। ठीक है, और सभ्यता के अंतर्गत भी आता है ताल छापर। ठीक है, तो ताल छापर हो जाएगा। एक हो जाएगा परिहारा। क्या रहने वाला है? परिहारा रन। तो परिहारा हो जाएगा। तो ताल छापर, परिहारा, रन या ताट है, ये कहाँ पड़ते हैं? चूरू जिले के अंतर्गत पड़ते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन, तो वो करने वाले हैं किसकी? तो नीचे की साइड में आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पड़ता है एक जालौर। क्या पड़ता है? जालौर जिला पड़ता है। और जालौर के अंतर्गत कौन सा नेहड़ रन पाया जाता है? कौन सा वो पाया जाता है ताट या रन? तो वो पाया जाता है नेहड़। कौन सा पाया जाता है? नेहड़। तो नेहड़ पाया जाता है किसके अंतर्गत? जालौर के अंतर्गत। अपन नेक्स्ट बात करें जालौर के अलावा, तो वो रहने वाला है क्या? बाड़मेर। तो इस जगह पे क्या हो जाएगा? वो आ जाएगा बाड़मेर। और बाड़मेर के अंतर्गत कौन सा पाया जाता है? तो बाड़मेर के अंतर्गत पाया जाता है, तो वो पाया जाता है थोबरन। कौन सा पाया जाता है? थोबरन। तो थोबरन क्या पाया जाता है? जालौर के बाड़मेर के अंतर्गत। तो जालौर के अंतर्गत नेहड़ और बाड़मेर के अंतर्गत थोबरन, ताट या रन पाया जाता है, थोबरन। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें तो वो बात करने वाले हैं किसके बारे में? जोधपुर के बारे में। किसके बारे में बात करें? जोधपुर के बारे में बात करें। तो जोधपुर के अंतर्गत कौन कौन से पाए जाते हैं? तो जोधपुर के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो वो हो जाएंगे जोधपुर, जोधपुर के अंतर्गत। तो जोधपुर के अंतर्गत अपन बात करें तो जोधपुर के अंतर्गत कौन कौन से पाए जाते हैं? जोधपुर। और जोधपुर के अंतर्गत पाए जाते हैं कौन कौन से? एक तो पहले जिला पड़ता था जोधपुर, और जोधपुर के अंतर्गत एक नया जिला बना है जिसका नाम है फलौदी। तो ये जोधपुर के अंतर्गत ना आकर के अभी प्रेजेंट टाइम में 33 जिलों के अनुसार तो आता था जोधपुर में, लेकिन अभी अपन 50 जिलों के अनुसार बात करें तो एक नया जिला बना है फलौदी। कौन सा बना है? फलौदी। और फलौदी के अंतर्गत आते हैं दोनों रन। कौन कौन से रन आ जाएंगे? तो एक तो हो जाएगा फलौदी। ठीक है, फलौदी ताट या रन हो जाएगा एक, तो ये फलौदी जिले के अंतर्गत पड़ता है। इसके अलावा बाप, बाप ताट या रन एक बाप, बाप शब्द से, तो बाप भी किसके अंतर्गत पड़ता है? फलौदी जिले के अंतर्गत पड़ता है। तो फलौदी जिले के अंतर्गत एक तो फलौदी ताट या रन पड़ेगा, एक बाप ताट या रन पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हो जाएगा बाप रन या ताट बोल सकते हैं इसको।
तो फलौदी जिले के अंतर्गत आ जाएगा। 33 जिलों के अनुसार जोधपुर में हो जाएगा। आपको यदि फलौदी ना दे और जोधपुर दे तो जोधपुर के साथ में जाना, क्योंकि पहले जोधपुर में ही था। ठीक है, आपको इतना तो याद होगा कि फलौदी है जोधपुर के अंतर्गत ही पड़ता था। इनको याद रखोगे ना, आपके नए जिले हैं वो किस जिले में से हट करके बना है, तो किस जिले में से एक नया जिला का निर्माण किया गया, अगर ये आपको याद रहेगा तो आपको इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा वो नहीं होगी, मतलब दिक्कत नहीं होगी याद रखने में। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके अलावा बात करते, जैसलमेर जो जिला है क्या हो जाएगा, जैसलमेर जिला है। और जैसलमेर जिले के अंतर्गत कौन कौन से वो पाए जाते हैं वो बात करते हैं अपन। तो ये हो जाएगा कौन सा, जैसलमेर, जैसलमेर जिला। ठीक है, और जैसलमेर जिले के अंतर्गत अपन बात करते हैं तो जैसलमेर के अंतर्गत कौन कौन से ताट या रण पाए जाते हैं। तो जैसलमेर में एक तो पाया जाता है बरमसर। कौन सा पाया जाता है, बरमसर। तो बरमसर ताट या रण कहाँ पाया जाता है, जैसलमेर के अंतर्गत पाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, एक पाया जाता है कन्नौड़। क्या पाया जाता है, कन्नौड़ पाया जाता है। और कन्नौड़ ताट या रण कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कहाँ पर, तब वो पाया जाता है जैसलमेर में। कौन सा, कन्नौड़। कन्नौड़ के अलावा नेक्स्ट बात करें अपन, तो नेक्स्ट कौन सा पाया जाता है, वो पाया जाता है भाकरी। तो भाकरी ताट या रण है, ये भी कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जैसलमेर के अंतर्गत। और जैसलमेर के अंतर्गत एक लास्ट और पाया जाता है जिसका नाम है पोखरण। कौन सा पाया जाता है, पोखरण। तो पोखरण जगह कहाँ पड़ती है, जैसलमेर के अंतर्गत पड़ती है। और पोखरण भी क्या पाया जाता है, ताट या रण पाया जाता है। ठीक है, तो ताट या रण कितने पाए जाते हैं जैसलमेर के अंतर्गत, तो 4 पाए जाते हैं, बरमसर, कन्नौड़, भाकरी, पोखरण। ठीक है, फलौदी के अंतर्गत 2 पाए जाते हैं, फलौदी और बाप। कौन कौन से पाए जाते हैं, फलौदी और बाप पाए जाते हैं। जालौर की बात करें, किसकी बात करें, जालौर की, तो जालौर में पाया जाता है एक कौन सा, नेहड़। कौन सा पाया जाता है, नेहड़ रण। ठीक है, तो नेहड़ रण पाया जाता है किसके अंतर्गत, जालौर के अंतर्गत। अपन बात करें बाड़मेर की, तो बाड़मेर के अंतर्गत पाया जाता है क्या, थोबरन। किस में पाया जाता है, बाड़मेर। तो बाड़मेर में कौन सा पाया जाता है, थोबरन पाया जाता है। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं अब आगे। तो ये जो पोखरण, आपको इसी प्रकार से यहीं से लिख लेना कॉपी में, यहाँ से ही आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन, जो ये पोखरण है ना, ये पोखरण जो जगह है, यहाँ पर क्या है, परमाणु परीक्षण हुए थे। क्या हुए थे, परमाणु परीक्षण हुए थे। कहाँ पर हुए थे, पोखरण के अंतर्गत। क्या हुए थे, पोखरण के अंतर्गत परमाणु परीक्षण हुए थे। तो आप इसको भी लिख लीजिए, पोखरण। क्या हो जाएगा, पोखरण। और पोखरण के अंतर्गत परमाणु परीक्षण हुए थे। तो परमाणु परीक्षण किस प्रकार से हुए थे, कौन कौन सी डेट को हुए थे, तो पोखरण में परमाणु, पोखरण में परमाणु परीक्षण, परीक्षण किए गए थे। तो पोखरण में परमाणु परीक्षण किए गए थे। तो पोखरण में परमाणु परीक्षण कौन कौन से किए गए थे, तो इसमें हुए थे 2 परमाणु परीक्षण। कितने हुए थे, 2 परमाणु परीक्षण हुए थे। और 2 परमाणु परीक्षण कौन कौन से हुए थे, तो एक परमाणु परीक्षण हुआ था, तो वो कब हुआ था, आपको उनकी क्या है, डेट याद रखनी है। ठीक है, तो 2 परमाणु परीक्षण हुए हैं पोखरण में। एक तो हुआ था, वो हुआ था कब, 18 मई 1974 को। कब हुआ था, 18 मई 1974 को। तो 18 मई 1974 को हुआ था एक परमाणु परीक्षण। दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था 11 को हुआ था, एक तो 11 तारीख को, एक हुआ था 13 तारीख को। क्या हुआ था, 11 और 13 तारीख को हुआ था मई मंथ में। कब हुआ था, मई के महीने में हुआ था। ठीक है, और मई के महीने में कब हुआ था, 1998 ईस्वी में। कब हुआ था, 1998 ईस्वी में। तो 18 मई 1974 और 11 और 13 मई 1998 ईस्वी को परमाणु परीक्षण हुए थे। कहाँ पर हुए थे, पोखरण जैसलमेर के अंतर्गत हुए थे। किसके अंतर्गत, पोखरण जैसलमेर के अंतर्गत। और जो 11 और 13 मई को किया गया था ना, ये परमाणु परीक्षण, ये किया गया था किसका, बुद्धा। क्या हो जाएगा, बुद्धा इस्माइल। इसका नाम क्या था, बुद्धा इस्माइल परमाणु परीक्षण किया गया था। कब किया गया था, 11 और 13 मई 1998 को बुद्धा इस्माइल परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर के अंतर्गत किया गया था। और 18 मई 1974 को भी किया गया था एक परमाणु परीक्षण। ठीक है, आपको इनकी डेट याद रखनी है, बाकी अंदर की चीजें नहीं रखनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चर्चा करते हैं लाठी सीरीज। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, तो सेकंड पॉइंट रहने वाला है वो हो जाएगा लाठी सीरीज। क्या रहने वाली है, लाठी सीरीज। इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो लाठी
सीरीज। लाठी सीरीज है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये क्या है, पोखरण जो जैसलमेर में पड़ता है वहां से लेकर मोहनगढ़ तक की जो जगह है ये क्या कहलाती है, लाठी सीरीज कहलाती है। भूगर्भित जल की पट्टी है, ये क्या है, भूगर्भित जल की पट्टी है। अपन बात करें तो इसके बारे में, तो वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो अपन बात करते हैं किस चीज के बारे में, तो वो करते हैं अपन पोखरण और मोहनगढ़ के अंतर्गत क्या है, एक भूगर्भित क्या है, एक जल पट्टी है। क्या है, भूगर्भित जल पट्टी है, जो प्राचीन समय से ही है। जल के अंतर्गत भू जमीन के अंतर्गत भूगर्भित क्या है, जल पट्टी है, इस प्रकार से। तो भूगर्भित जल पट्टी है, किसके अंतर्गत है ये, तो ये हो जाएगी अपन के पोखरण से लेकर के और कहां तक है, मोहनगढ़ तक। पोखरण, और पोखरण से लेकर के कहां तक होने वाली है, मोहनगढ़। तो पोखरण से लेकर के मोहनगढ़ तक की क्या है, एक जमीन के अंतर्गत, भूमि के अंतर्गत क्या है, एक जल पट्टी है, मतलब पानी की एक जल पट्टी है। इसके अंतर्गत क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। ठीक है, और जल पाया जाता है इसके अंतर्गत। तो इस पट्टी की जो बात करें अपन, तो मरुस्थल में प्राचीन समय में एक सरस्वती नदी बहती थी। कौन सी नदी बहती थी, सरस्वती नदी बहती थी। और सरस्वती नदी के क्या है, जलीय अवशेष हैं, और उन जलीय अवशेषों से बनी यह क्या है, लाठी सीरीज या जलपट्टी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, लाठी सीरीज जलपट्टी कहा जाता है, और सरस्वती के भूगर्भित जलीय अवशेषों से बना है। और जो कहां से कहां तक है, पोखरण से लेके मोहनगढ़ तक है। ठीक है, पोखरण से लेके, पोखरण जैसलमेर से लेकर मोहनगढ़ तक है। ठीक है, अपन बात करें इसके ऊपर है, ये जलपट्टी है, इसके ऊपर की बात करें तो इसके ऊपर यहाँ क्या पाई जाती है, सेवन घास पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सेवन घास पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, सेवन घास को, तो वो भी चर्चा करेंगे। तो ये हम पाई जाती है सेवन घास। तो सेवन घास पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, सेवन घास, तो ये पाई जाती है लाठी सीरीज के ऊपर। और इसे अपन क्या कहते हैं, सेवन घास को लीलॉन कहा जाता है। सेवन घास का दूसरा नाम क्या है, वो हो जाएगा लीलॉन। तो सेवन घास को लीलॉन कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें सेवन घास, और सेवन घास क्या होती है, तो ये होती है सेवन घास, तो गोड़ावन की शरण स्थली कहा जाता है सेवन घास को। क्या कहा जाता है, गोड़ावन की शरण स्थली सेवन घास को, गोड़ावन की शरण स्थली कहा जाता है, घोड़ावन की शरण स्थली कहा जाता है। तो घोड़ावन की शरण स्थली किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो सेवन घास को कहा जाता है। सेवन घास का अन्य नाम क्या है, लीलोन है। सेवन घास कहाँ पाई जाती है, तो लाठी सीरीज पर पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पे एक और चीज पाई जाती है, वो क्या रहने वाली है, तो वो हो जाएगी अपन के यहाँ पर एक पाया जाता है इस जगह पर। तो इस जगह पे अपन के पाया जाता है एक, आपने नाम सुना होगा, हेडपंप बोलते हैं ना अपन के गाँव में, क्या बोलते हैं इसको, तो इसे बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, हेडपंप। ठीक है, तो इसे बोलते हैं चांदन नलकूप। अपन के गांव में हेडपंप बोलते हैं, हमारी साइड में, आपके पता नहीं। तो ये होता है चांदन नलकूप। ये क्या है इसका नाम, तो इसका नाम है अपन के इसकी लैंग्वेज में, तो ये हो जाएगा चांदन नलकूप। क्या हो जाएगा, चांदन नलकूप है। तो चांदन नलकूप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, चांदन नलकूप। तो लाठी सीरीज के ऊपर एक, लाठी सीरीज में एक पाया जाता है चांदन नलकूप। क्या पाया जाता है, चांदन नलकूप पाया जाता है। और चांदन नलकूप है, इस चांदन नलकूप को एक नाम से और जाना जाता है। चांदन नलकूप को एक किस नाम से जाना जाता है, उस नाम की बात करें तो चांदन नलकूप को एक अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है थार का घड़ा। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे थार का घड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थार का घड़ा, इसे थार का घड़ा कहा जाता है। तो इसे थार का घड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे थार का घड़ा कहा जाता है।
चांदन नलकूप को थार का गढ़ा कहा जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि चांदन नलकूप है, यह जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है, पोखरण जैसलमेर के अंतर्गत, और इसे थार का गढ़ा कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपन बात करें कि जो मरुस्थल में प्राचीन सरस्वती के जो भूगर्भित जलीय अवशेष है, जो क्या है, जलीय अवशेष किसके हैं? सरस्वती नदी के, क्योंकि यहाँ पे पहले सरस्वती नदी बहती थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके बारे में, इसको एक बार लिख लेते हैं कि मरुस्थल में सरस्वती के भूगर्भित जलीय अवशेष। ठीक है, तो मरुस्थल में प्राचीन, पहले बहती थी यहाँ सरस्वती नदी, अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं बहती है। ठीक है, इसलिए लिख रहे हैं प्राचीन सरस्वती, क्योंकि प्राचीन समय में राजस्थान में काफी नदियां बहती थी, लेकिन अभी विलुप्त हो चुकी है। सरस्वती के भूगर्भित जलीय अवशेष, जलीय अवशेष। तो प्राचीनतम सरस्वती के भूगर्भित जलीय अवशेष को लाठी सीरीज क्या कहते हैं? लाठी सीरीज। तो भूगर्भित जलीय अवशेष जो क्या है, उसको लाठी सीरीज, या फिर अपन क्या बोल सकते थे? जल पट्टी। क्या बोल सकते हैं? जल पट्टी, लाठी सीरीज या जल पट्टी कहा जाता है। लाठी सीरीज या जल पट्टी कहा जाता है। तो जहां पर पहले प्राचीन समय में क्या सरस्वती नदी बहती थी, उसका जो अवशेष के रूप में बची हुई है कौन? लाठी सीरीज। ठीक है, अपन बात करें लाठी सीरीज में सम्मिलित गांव कि लाठी सीरीज किन किन गांवों से होकर के गुजरती है लाठी सीरीज। तो लाठी सीरीज में जो सम्मिलित गांव है, किसमें? तो लाठी सीरीज में सम्मिलित गांव, तो सम्मिलित गांव कौन कौन से हैं? तो अपन बात करें ये सभी गांव किसके अंतर्गत पड़ते हैं? तो जैसलमेर के अंतर्गत पड़ते हैं, लाठी सीरीज के अंतर्गत आएंगे। तो इसके अंदर गांव हो जाएगा, पहला हो जाएगा चांदन। ठीक है, तो चांदन नलकूप पाया जाता है और चांदन गांव है। कौन सा गांव हो जाएगा? चांदन गांव। चांदन गांव के अलावा बात करें तो एक लाठी, तो लाठी गांव का नाम है। किसका नाम है? लाठी गांव का नाम है। इसके अलावा डेलासर, क्या हो जाएगा? डेलासर, और डेलासर भी कहाँ पड़ता है? ये भी भाई पड़ता है कहाँ? जैसलमेर के अंदर का डेलासर। डेलासर के अलावा अपन बात करें नेक्स्ट, तो भादरिया। भादरिया क्या हो जाएगा? भादरिया। भादरिया के अलावा अपन बात करें तो ये हो जाएगा सोठाकोर। क्या हो जाएगा? सोठाकोर। तो सोठाकोर है, यह भी किसके अंतर्गत पड़ता है? तो यह भी पड़ता है अपन के किसके अंतर्गत? लाठी सीरीज के अंतर्गत। सोठाकोर, भादरिया, डेलासर, लाठी, चांदन, ये सभी जगह किसके अंतर्गत पड़ती हैं? तो जैसलमेर के अंतर्गत पड़ती हैं। किसके अंतर्गत पड़ती हैं? जैसलमेर के अंतर्गत पड़ती हैं। ठीक है, तो जैसलमेर के अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ये है प्राचीन सरस्वती के भूगर्भित जलीय अवशेष। अपन नेक्स्ट बात करते हैं नवीन सरस्वती के भूगर्भित जलीय अवशेष। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, नवीन सरस्वती के दोबारा लिख देता हूं, सरस्वती के। तो नवीन सरस्वती के नवीन सरस्वती के नवीनतम, क्या हो जाएगा? नवीनतम भूगर्भित नवीन सरस्वती के नवीनतम भूगर्भित जलीय अवशेष, क्या हो जाएगा? नवीन सरस्वती के नवीनतम भूगर्भित जलीय अवशेष कौन कौन से हैं? तो उनकी बात करें जलीय अवशेष, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे?
तो नवीन सरस्वती के जो नवीनतम भूगर्भ जलीय अवशेषों की बात कर रहे हैं तो पहला हो जाएगा अपन का, आपने नाम सुना होगा वायतु। क्या पड़ता है? वायतु। वायतु पहले पड़ता था किसके अंतर्गत? बाड़मेर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत पड़ता था? बाड़मेर के अंतर्गत पड़ता था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में किसके अंतर्गत आता है? तो यह अभी प्रेजेंट टाइम में पड़ता है बालोतरा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? बालोतरा। बालोतरा नया जिला बना है, इसके अंतर्गत पड़ता है। तो वायतु पहले बाड़मेर में, अभी प्रेजेंट टाइम में पड़ता है किसके अंतर्गत? बालोतरा के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, बालोतरा जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, तो ये हो जाएगा सांचौर। क्या हो जाएगा? सांचौर। और सांचौर है ये अपने आप में एक जिला है, तो सांचौर के अंतर्गत भी पाया जाता है और बैतूल बाड़मेर बालोतरा के अंतर्गत भी पाया जाता है। ठीक है, अब सांचौर की बात करें तो सांचौर का पहला जिला कौन सा था? तो वो था जालौर। सांचौर पाया जाता है तो वो सांचौर के जिले के अंतर्गत ही पाया जाएगा। ये आंसर होगा 50 जनों के अनुसार, नवीन आंकड़ों के अनुसार। लेकिन आपसे क्या है, पिछले आंकड़ों के अनुसार क्वेश्चन डाल दे और आपको सांचौर ना दे तो सांचौर की जगह बालोतरा के साइड में जाना है कि सांचौर जो नवीनतम भूगर्भित जलीय अवशेष पाए जाते हैं तो बालोतरा हो जाएगा और जालौर हो जाएगा। जालौर भी दे सकता है आपको, क्या कि क्या है 33 जनों के अनुसार भी पूछ सकता है और आपसे 50 जनों के अनुसार भी, आंकड़ों के अनुसार भी पूछ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, तो वो करने वाले हैं किसके बारे में? नोट लगा करके एक एक चीज को लिखना भी। ठीक है, 4-5 चीजें बताऊंगा जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन सभी से पूछे गए हैं। तो अपन पहले बात करें तो वो करेंगे चांदन नलकूप की। किसकी बात करें? चांदन नलकूप। तो चांदन नलकूप की बात कर रहे हैं अपन सबसे पहले। इसको दोबारा से लिख देता हूं। चांदन नलकूप, और चांदन नलकूप है, यह चांदन गांव जैसलमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? तो चांदन गांव जैसलमेर में। ठीक है, चांदन गांव जैसलमेर में स्थित है चांदन नलकूप। चांदन नलकूप है, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे अभी हमने बताया था थार का घड़ा। थार का घड़ा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? थार का घड़ा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट नोट हो जाएगा सेकंड नंबर का नोट, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बाटूडा कुआ। क्या बात हो जाएगी? बाटाडू। बाटाडू कुआ। क्या हो जाएगा? बाटाडू कुआ। ठीक है, तो आपको एक बार में लिख देता हूँ कौन सा घड़ा है, कौन सा महल है, इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि बार बार में आपको फिर क्वेश्चन उठेगा। ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। तो बाटाडू कुआ है, और बाटाडू कुआ किसके अंतर्गत पड़ता है? तो यह पड़ता है बाटाडू कुआ बाड़मेर में। किस में पड़ता है? बाड़मेर में। ठीक है, तो बाटाडू कुआ हो जाएगा अपन का किसके अंतर्गत? तो वो रहने वाला है बाड़मेर के अंतर्गत। बाटाडू कुआ बाड़मेर, बेफोर बाटाडू बेफोर बाड़मेर। ठीक है, तो बाटाडू जो कुआ है और बाटाडू कुआ है, इसकी अपन नाम हो जाएगा अन्य नाम। तो बाटाडू कुआ को इसे रेगिस्तान का, किसका? रेगिस्तान का, इसे रेगिस्तान का जल महल, क्या? जल महल कहा जाता है। तो इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। ठीक है, तो रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बाटूडा कुआ को। तो बाटूडा कुआ को कहा जाता है रेगिस्तान का जल महल। ठीक है, अगर नेक्स्ट नोट की बात करें तो नेक्स्ट नोट कौन सा हो जाएगा? बाटूडा कुआ के आपसे ये भी बात याद रखनी है कि इसका निर्माण है बाटूडा कुआ का, तो वो किसने करवाया था? तो इसका निर्माण की बात करें, बाटूडा कुआ के निर्माण की बात करें तो निर्माण करवाया था गुलाब सिंह ने। बाटूडा कुआ का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था गुलाब सिंह ने। ठीक है, तो गुलाब सिंह ने इसका निर्माण करवाया था बाटूडा कुआ का। नेक्स्ट उसकी बात करें तो ये हो जाएगा जवाई बांध। क्या हो जाएगा? जवाई बांध। और जवाई बांध है, यह कहाँ पर स्थित है? तो जवाई बांध पाली में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाली के अंतर्गत स्थित है जवाई बांध। ठीक है, तो जवाई बांध हो जाएगा अपन के किस जिले के अंतर्गत? पाली जिले के अंतर्गत। जवाई बांध के बारे में बात करें, इसे अपन के क्या कहा जाता है? तो इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जवाई बांध पाली को इसे मारवाड़ का, मारवाड़ का
अमृत सरोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमृत सरोवर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। और किस जिले के अंतर्गत पाया जाता है जवाई बांध? तो पाली जिले के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट हो जाएगा अपन का कौन सी नदी? तो वो हो जाएगी लूनी नदी। कौन सा नोट हो जाएगा नेक्स्ट? नोट के अंतर्गत ही लिखना लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। तो लूनी नदी की अपन बात करें, लूनी नदी है अपन के पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत बहती है। किसके अंतर्गत बहती है? राजस्थान के अंतर्गत, जो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत। हम जब आपको नदियां पढ़ाएंगे तो उसके अंतर्गत इनके जिलों का विस्तार सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, लूनी नदी क्या है, बाणगंगा नदी क्या है, इसके अलावा IGNP सब चीज आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आपके लिए वहां तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए अभी तो लूनी नदी है। लूनी नदी को क्या कहा जाता है? तो मरुस्थल। लूनी नदी को क्या कहा जाता है? मरुस्थल। तो मरुस्थल की गंगा, लूनी नदी को मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा। तो मरुस्थल की गंगा किसे कहा जाता है? तो लूनी नदी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुस्थल की गंगा लूनी नदी को कहा जाता है। एक आप नाम सुनोगे, मरु गंगा। क्या नाम सुनोगे? मरु गंगा। मरुस्थल की गंगा अलग है और मरु गंगा भी क्या है? अलग है। दोनों चीज क्या है? अलग अलग है, मरु गंगा और मरुस्थल की गंगा। अपन बात करें मरु गंगा की, तो मरु गंगा क्या होने, मरुस्थल की गंगा तो लूनी नदी, और मरु गंगा की बात करें तो मरु गंगा की यहाँ पढ़ोगे IGNP, एक नहर का नाम है IGNP। IGNP किसका नाम है? नहर का नाम है। इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो IGNP का नाम क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो जाएगा। और अपन बात करें इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसको क्या कहा जाता है? तो इसे इसे मरु गंगा, क्या? मरु गंगा कहा जाता है। तो IGNP को मरु गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरु गंगा कहा जाता है IGNP को। ठीक है, मरु गंगा। तो मरु गंगा कहा जाता है IGNP को, इंदिरा गांधी नहर परियोजना मरु गंगा। ठीक है, और लूनी नदी को मरुस्थल की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? लूनी नदी को मरुस्थल की गंगा कहते हैं। चलिए दोस्तों, यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चांदन नलकूप इसको कहा जाता है। थार का घड़ा चांदन नलकूप को, बाटूडा कुआं बाड़मेर में है, इसे कहा जाता है रेगिस्तान का जल महल बाटूडा कुआं को। जवाई बांध पाली में है, इसे कहा जाता है मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को। नेक्स्ट बात करें लूनी नदी, और लूनी नदी को मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। और IGNP है, इसे मरु गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरु गंगा कहा जाता है। ठीक है, अपन नेक्स्ट बात करते हैं। अभी आपका ये हो गया नोट खत्म। यहाँ पर क्या हो गया? ये नोट है जो हमने नोट के अंतर्गत लिखाई थी, वो सारी चीजें हो गई खत्म। अब अपन डाल लेते हैं मरुस्थल की अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत थर्ड पॉइंट। कौन सा पॉइंट हो जाएगा अपन का? तो वो रहने वाला अपन का थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट के अंतर्गत अब चर्चा करते हैं कि थर्ड पॉइंट कौन सा हो जाएगा। तो आप नाम सुनोगे नखलिस्तान या मरु उद्यान। क्या नाम सुनोगे? नखलिस्तान या मरु उद्यान। तो नखलिस्तान और मरु उद्यान किसे कहते हैं? नखलिस्तान या क्या हो जाएगा? मरु उद्यान। तो नखलिस्तान और मरु उद्यान है, यह रहने वाला है। तो ये किसे किसे कहते हैं नखलिस्तान और मरु उद्यान? तो अपन इसकी परिभाषा लिखेंगे कि मरुस्थल ये में जो जलीय बेसिन के चारों, जैसे मरुस्थल के अंतर्गत कई कई जगह पे क्या है, जल पाया जाता है, जैसे झीलों के रूप में जल पाया जाता है, किसी तालाब के रूप में, सरोवर के रूप में। तो उस जल की वजह से उसके जो चारों ओर जो जगह है उसमें नमी पाई जाती है। और नमी पाने के कारण वहाँ पर क्या है, पेड़ पौधे हरियाली हो जाती है, उद्यान गार्डन बना दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो उद्यान गार्डन और विकसित होते हैं, हरियाली होती है, उसे मरु उद्यान या नखलिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? मरु उद्यान या नखलिस्तान कहते हैं। इसकी अपन अंदर की बात करें तो अपन लिखेंगे मरुस्थल में जलीय बेसिन।
जलीय बेसिन के चारों ओर, मरुस्थल में जलीय बेसिन के चारों ओर जलीय बेसिन के चारों ओर हरियाली विकसित होना। तो हरियाली विकसित होना ये क्या कहलाता है? मरुउद्यान। क्या कहलाता है? मरुउद्यान कहलाता है। या इसे बोल सकते नखलिस्तान। क्या बोल सकते? नखलिस्तान कह सकते हैं। ठीक है, तो मरुउद्यान या नखलिस्तान कहलाता है। तो मरुउद्यान और नखलिस्तान क्या कहलाता है? ठीक है, तो मरुस्थल में जलीय बेसिन के चारों ओर हरियाली विकसित होना मरुउद्यान या नखलिस्तान कहलाता है। ठीक है, अपन नेक्स्ट बात करें उदाहरण की, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन जैसे कि किस प्रकार से नखलिस्तान या मरुउद्यान विकसित हुए हैं अपन के राजस्थान के अंतर्गत, मरुस्थल के अंतर्गत, तो वो देखते हैं। तो नखलिस्तान के उदाहरण हो जाएंगे, अपन ने नाम सुना होगा, आप झीलों के अंतर्गत पढ़ोगे तो एक नाम सुनोगे आप, कोलायत। क्या नाम सुनोगे? कोलायत क्या है? यह है झील, कोलायत झील। तो कोलायत क्या हो जाएगी? झील हो जाएगी। तो कोलायत झील हो जाएगी एक तो अपन की, क्या रहने वाली है? कोलायत झील। कोलायत झील के अलावा अपन बात करें, एक नाम सुनोगे आप, गजनेर झील। क्या नाम सुनोगे? गजनेर झील। और गजनेर झील भी हो जाएगी अपन की। और ये दोनों क्या हैं अपन के? नखलिस्तान या मरुउद्यान के क्या हैं? उदाहरण हैं, क्योंकि ये झीलों के किनारे पर क्या पाया जाता है? जलीय बेसिन पाए जाते हैं। और गजनेर झील के भी किनारे पर जलीय बेसिन पाए जाते हैं। और ये दोनों की बात करें तो ये दोनों कहाँ पर पाई जाती है? ये दोनों एक ही जगह पर पाई जाती है। कोलायत झील, गजनेर झील, दोनों बीकानेर के अंतर्गत कहाँ पाई जाती हैं? बीकानेर में। तो बीकानेर में। तो दोनों झीलों कहाँ पाई जाती है? झीलें तो बीकानेर में पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। तो दोनों झील कहाँ पाई जाती हैं? बीकानेर में पाई जाती हैं। तो कोलायत झील और गजनेर झील दोनों झीलें कहाँ पाई जाती हैं? तो वो पाई जाती है अपन के बीकानेर जिले के अंतर्गत पाई जाती हैं। और इस झीलों के किनारे पर क्या है? मरुउद्यान बने हुए हैं और हरियाली पाई जाती है, क्योंकि पानी की मात्रा क्या है? प्रचुर है। ठीक है, तो आपको ये नखलिस्तान समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आज हमने काफ़ी चीज़ें चर्चा की हैं जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से क्या थी? इम्पोर्टेंट थी और महत्वपूर्ण थी। और आगे भी इसके जो राजस्थान मरुस्थल से संबंध आगे भी कुछ चीज़ें और हैं अभी, तो उन चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लासों में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉप थ्योरी के साथ में। तब तक के लिए जिन बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बताइए लोगों के लिए कि पेड बोर्ड कोर्स से भी बेहतर कंटेंट आपके लिए फ्री में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। एक्सपीरियंस टीचर के साथ में करवाया जा रहा है। अनुभवी टीचर, सेलेक्टेड टीचरों के साथ में इस कोर्स को आपके लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है। मेरे